Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 10 of class 12th, that is microbes in human welfare. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. पिछले सेशन में हमने सीवेज इन ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम माइक्रोब्स का यूज़ करके जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो सीवेज वेस्ट होता है हम उसको डायरेक्टली जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर नहीं डिस्पोज कर सकते हैं। तो इसी के लिए पहले जो सीवेज है उसको ट्रीट किया जाता है। अब इस सीवेज ट्रीटमेंट की 2 स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट और जो दूसरा स्टेप है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर बेसिकली जो छोटे और बड़े पार्टिकल्स हैं सीवेज वेस्ट के अंदर उनको रिमूव आउट किया जाता है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनको रिमूव करने के लिए 2 तरीके हैं। जो सबसे पहला है वो है फिल्ट्रेशन और जो दूसरा तरीका है वो है सेडिमेंटेशन। तो ये जो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का स्टेप होता है ये सीक्वेंस में किया जाता है, यानी कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, फिल्ट्रेशन किया जाएगा और फिर सेडिमेंटेशन वाला जो स्टेप है उसको कैरी आउट किया जाएगा। ये जो फिल्ट्रेशन वाला स्टेप है इसके अंदर जितने भी सीवेज के अंदर जो फ्लोटिंग डेबरीज होती हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं सीवेज के ऊपर, उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसीजर से रिमूव किया जाता है। तो ये तो था फिल्ट्रेशन का स्टेप। अब जो दूसरा स्टेप है दैट इज़ सेडिमेंटेशन। इसके अंदर जो दूसरे जो छोटे मोटे जो ग्रिट पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो कुछ सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा जो स्मॉल पेबल्स यानी कि जो छोटे पत्थर हैं उनको रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन की मदद से। जो सेडिमेंटेशन है इसके अंदर बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं सॉइल जो सीवेज के, इनको अच्छे से सेटल डाउन किया जाता है। तो जब ये सेटल डाउन होगा सीवेज वेस्ट, तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो हमने फिल्ट्रेशन के स्टेप में क्या किया था, ऑलरेडी जो फ्लोटिंग डेबरीज थी उनको निकाल दिया था। अब सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि जो भी वेस्ट मटेरियल नीचे सेटल डाउन हो गया है उसको रिमूव आउट किया जाएगा। तब होगा क्या कि जितने भी जो सॉलिड्स पार्टिकल थे जो कि नीचे सेटल डाउन हुए थे वो क्या बना लेंगे, प्राइमरी स्लज बना लेंगे। और जो ऊपर रह गए, जो ऊपर वाला जो मटेरियल रह गया उसको हम सुपरनेटेंट भी बोलते हैं। तब ये जो सुपरनेटेंट है ये क्या चीज़ बना लेगा, इफिलेंट बना लेगा। द इफिलेंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और उसके बाद में ये जो इफिलेंट आया है हमारे पास, इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे और यहाँ से हमारा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो शुरू होगा।
द सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically and is pumped into it। तो अब यहाँ पे क्या होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर, वो ये कि हमारे जब हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया था तो हमने जो लास्ट प्रोडक्ट था जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके गए थे वो था हमारा इफ्लुएंट। तब ये जो इफ्लुएंट है इसको बहुत बड़े बड़े एरिएशन टैंक के अंदर डाला जाता है जहाँ पे ये लगातार मूवमेंट होता रहता है। एजिएशन का मतलब है बिना स्टॉपेज के किसी चीज़ का लगातार चलते रहना। तो यानी कि जब वो इफ्लुएंट एरिएशन टैंक के अंदर पहुँचा तो वहाँ पे क्या होगा कि ये लगातार घूमता रहेगा इफ्लुएंट उसके अंदर टैंक के अंदर मशीन्स की हेल्प से। जो एरिएशन टैंक होते हैं इसका मतलब होता है कि ये ऐसी वेसल्स हैं जहाँ पे एयर को पंप करने के लिए सिस्टम मौजूद है एंड एयर इज़ पम्प्ड इनटू इट। तो जब ये इफ्लुएंट एजिएट होता रहता है उस टैंक के अंदर तो उस टाइम पे जो एयर है वो भी बाहर से यानी कि मशीनों की मदद से उस इफ्लुएंट के अंदर डाली जाती है। दिस अलाउ द वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लोसेस, masses of bacteria associated with fungal filament to form the mesh-like structure। तो अब ये जो लगातार जो इफ्लुएंट है ये क्या हो रहा है, एजिएट हो रहा है। इसके अंदर जो एयर है उसको भी पंप किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बहुत जल्दी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और ये क्या बना लेंगे, फ्लोसेस बना लेंगे। फ्लोसेस क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया का बहुत बड़ा मास होता है, यानी बहुत सारे जो बैक्टीरियाज़ हैं वो क्लस्टर्ड होंगे और ये जो फंगल फिलामेंट हैं उनके साथ मिलके ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसको हम फ्लोसेस बोलते हैं। यानी सीधी भाषा में क्या होगा कि जो बैक्टीरियाज़ हैं वो फंगल फिलामेंट के साथ मिलके एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम फ्लोसेस बोलते हैं। और ये फ्लोसेस कैसे बना है, जो एरिएशन टैंक के अंदर जो इफ्लुएंट है वो कंटिन्यूसली एजिएट हुआ है और उसके अंदर एयर को पंप किया गया है जिसकी वजह से फ्लोसेस की फॉर्मेशन हुई है। While growing, these microbes consume the major part of organic matter in the effluent। तो जब ये फ्लोसेस ग्रो हो रहे होते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हमारे इफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द BOD। और इसी की वजह से कि ये जो फ्लोसेस बने इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करना शुरू किया और इससे क्या हुआ कि इफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। इसी वजह से बोला जाता है कि ये जो फ्लोसेस हैं ये BOD को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हैं। BOD की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यानी कि जो इफ्लुएंट की जो BOD थी
वो इन फ्लोसेस ने कम करवा दी। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria। तो अब ये BOD होती क्या है? तो BOD एक ऑक्सीजन का अमाउंट होती है जितना अगर 1 लीटर के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरियाज ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, इसको हम BOD बोलते हैं। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो BOD क्या होगा कि कितने अमाउंट की ऑक्सीजन यूज़ हुई है जब बैक्टीरियाज ने 1 लीटर इफिलेंट के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर को उन्होंने फर्दर ऑक्सीडाइज करवाया है। 1 लीटर वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर यूटिलाइज हुआ है, कितना वो ऑक्सीडाइज हुआ है और वहाँ पे कितनी अमाउंट की जो ऑक्सीजन है इसके लिए वो कंज्यूम करी गई है, इसको हम BOD बोलते हैं। The sewage water is treated till the BOD is reduced। अब ये जो सीवेज वाटर था, जो इफिलेंट था, ये तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक इसकी जो BOD है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक कम नहीं हो जाती है। जब तक वो कम नहीं होगी तब तक ये जो ट्रीटमेंट है वो चलता रहेगा। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water। अब ये जो BOD टेस्ट किया जाता है जिससे हमें पता चले कि उस इफिलेंट के अंदर या फिर उस सीवेज के अंदर कितना अमाउंट का BOD रह गया है। तो ये जो BOD टेस्ट है ये किस चीज़ को मेजर करता है? ये चेक करता है कि किस रेट पे ऑक्सीजन का अपटेक हुआ है या यूटिलाइजेशन किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कि एक वाटर सैंपल के अंदर। तो अगर इनडायरेक्टली बात करें तो जो BOD है वो एक मेजर होती है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे कौन से बैक्टीरियाज काम में आते हैं? एरोबिक बैक्टीरियाज काम में आते हैं। जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अब वो क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करवाते हैं ये। तो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करवाने के टाइम पे उन्होंने कितना ऑक्सीजन को अपटेक किया है, ये BOD होती है। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो एक पर्टिकुलर सैंपल है उसके अंदर कितना अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर, मोर इट इज़ इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। तो यानी कि किसी वाटर के अंदर जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ही ज़्यादा वो पॉल्यूटेड वाटर होगा, और जितना कम BOD होगा उतना ही बेटर क्वालिटी का वो पानी होगा। वंस द BOD of the sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flosses are allowed to sediment। तो जब एक बार हमारा जो सीवेज या फिर जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर जब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड
कम हो जाएगी तो उसके बाद में हम वहाँ से जो इफ्लुएंट है उसको आगे पास करवाएंगे सेटलिंग टैंक के अंदर, जहाँ पे ये जो बैक्टीरियल फ्लोसेस बने थे, यानी कि बैक्टीरिया प्लस जो फंगल फिलामेंट से जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बना था, जिसको हमने एज ए फ्लोसेस बोला था, इसको हम सेटलमेंट होने देंगे, यानी कि नीचे बैठने देंगे, उसका सेडिमेंटेशन होगा। कब हो रहा है ये प्रोसीजर? जब सीवेज वेस्ट वाटर के अंदर BOD एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तक कम हो चुका था, उसके बाद हमने उस इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक के अंदर ट्रांसफ़र करवाया और वहाँ पे हमने फ्लोसेस को सेटल डाउन होने दिया। दिस सेडिमेंट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। और ये जो चीज़ें सेडिमेंट हुई हैं, इस सेडिमेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as a inoculum. अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसके अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है? ये फ्लोसेस प्रेजेंट हैं, क्योंकि जब फ्लोसेस सेडिमेंट हुई हैं उसी को हमने एक्टिवेटेड स्लज बोला है। तो अब इस एक्टिवेटेड स्लज का एक छोटा सा जो हिस्सा है, हम वो वापस हमारे एरिएशन टैंक के अंदर ट्रांसफ़र करवा देंगे, ताकि वो वहाँ पे एज ए इनोक्यूलम फंक्शन कर सके। इनोक्यूलम का मतलब होता है स्टार्टर, यानी कि किसी भी चीज़ को फर्दर स्टार्ट करवाने के लिए। यानी कि अगर हमने फ्लोसेस को जब हम एरिएशन टैंक के अंदर ट्रांसफ़र करवाएंगे तो ये क्या करेगा? फ्लोसेस अपना नंबर इंक्रीज़ करवाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये किस चीज़ के ऊपर फीड करता है? ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करता है। और जो एरिएशन टैंक के अंदर जो वेस्ट वाटर आता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो इनोक्यूलम हमने यूज़ किया है फ्लोसेस का, ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करके अपना जो नंबर है वो फिर से बढ़ाना शुरू कर देगा। द रिमेनिंग पार्ट of the sludge is pumped into the large tanks called the anaerobic sludge digester. तो हमने इस पूरा जो सेडिमेंट हुआ था, ये स्लज, इसका एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा यूज़ किया था एज अ इनोक्यूलम एरिएशन टैंक में। अब जो बाकी का सारा हिस्सा बच गया उस स्लज का, उसको हम एक और बड़े से टैंक के अंदर ट्रांसफ़र करवा देंगे, जिसको हम अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर भी बोलते हैं। Here, other kind of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and fungi in the sludge. तो अब क्या होगा कि ये स्लज के अंदर जो मैश बना था, यानी कि जो फ्लोसेस बने थे, उनका डाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि इस स्लज डाइजेस्टर के अंदर इस टाइप के अनएरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, जो कि इनके ऊपर इजीली फीड करेंगे। अनएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो अनएरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो होंगे यहाँ पे, वो ये जो बैक्टीरिया और फंजाई का जो मैश था उसको डाइजेस्ट करवा देंगे। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन द बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जब ये अनएरोबिक बैक्टीरियाज डाइजेस्ट करवाएंगे इस बैक्टीरिया और फंजाई को, तो उस टाइम पे गैसेस का एक मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस मिक्सचर के अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं वो हैं मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। These gases form biogas and can be used as a source of energy as it is inflammable। अब ये जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं जैसे कि मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको किस फॉर्म में हम ये क्या बना लेंगे, ये बायोगैस बना लेंगी। और ये जो बायोगैस है हम इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो गैसेस हैं ये इनफ्लामेबल हैं। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज़ जनरली released into the natural water bodies like river and stream। और अब ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में जो इफ्लुएंट है इसको फिर हम डिस्पोज करवाएंगे जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि रिवर्स हैं और जो स्ट्रीम्स हैं, फिर हम इसको उनके अंदर डिस्पोज कर देंगे, क्योंकि अब ये जो इफ्लुएंट है ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है कि वो जो स्ट्रीम और रिवर्स की जो एक्वाटिक लाइफ है ये उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड एरियल व्यू ऑफ सच अ प्लांट इज़ शोन इन फिगर 10.7। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं इनमें से किसी एक प्लांट का फिगर 10.7 के अंदर एरियल व्यू दिया हुआ है।